Good morning. Today we start इलेक्ट्रोस्टैट लेक्चर 3। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का तीसरा लेक्चर शुरू करने वाले हैं, जो है हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे चार्ज और मास के बारे में और चार्ज के यूनिट के बारे में। चार्ज एंड मास, ये दो टर्म हम लोग समझे थे, एक था चार्ज और एक था मास, और बेसिक डिफरेंस था चार्ज और मास के बीच में। तीसरा पॉइंट था चार्ज का यूनिट क्या है, मास का यूनिट क्या है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो आज जो स्टार्ट होने वाला है वो है चार्ज का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। लेकिन उससे पहले कुछ कहानी को आप समझें कि ये चार्ज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। तो सबसे पहले ये कहानी, चार्ज के बारे में जो कहानी है वो कहानी आज से 2600 साल पहले, 2600 साल पहले, आज से 2600 साल पहले की कहानी है। मतलब ये कहानी है 600 बीसी, बीसी मतलब ईसा पूर्व, 600 बीसी मतलब 600 ईस्वी पूर्व, मतलब आज से 2600 साल पहले, आज से 2600 साल पहले एक साइंटिस्ट थे। इस कहानी को आप केवल सुने या फिर मन करे तो एक छोटा सा नोट्स बना ले बस, क्योंकि ये एक प्रकार का लिटरेचर है। ये कोई फिजिक्स का बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ये इनिशियल कॉन्सेप्ट है कि चार्ज का नाम आपने लाया कैसे, आवेश आपने लाया कहाँ से। तो सबसे पहली बात कि 2600 साल पहले ये एक हिस्ट्री है चार्ज का। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। थेल्स, ये थेल्स जिसे आप 10th के मैथ में भी पढ़े हैं, बहुत सारा थ्योरम भी इसका, मैथमेटिक्स में भी इसका बहुत सारा थ्योरम है। थेल्स साहब, इनका कहना था, इन्होंने क्या किया कि दो ऑब्जेक्ट, एक था आपको एम्बर का छाल, एम्बर का छाल, और एक था बिल्ली का स्किन, बिल्ली का स्किन। इस दोनों को इन्होंने क्या किया? रब किया। रब मतलब रगड़ना। इन्होंने जब एम्बर के छाल को बिल्ली के खाल से, मतलब बिल्ली के स्किन से इन्होंने जब रगड़ा, तो इन्होंने क्या देखा? बहुत सारे चीज़ हम लोग भी देखते हैं, बचपन में हमारे सर हम लोग को पढ़ाते थे। यदि आप कंघी करके उसको छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाइए तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। सेम टाइप ऑफ यहाँ पे एक फिनोमिना है कि यदि आप इस दोनों को आपस में रगड़ते हो तो छोटे छोटे कण को, ये जो बिल्ली का खाल या एम्बर का जो छाल है, ये छोटे छोटे कण को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये एक कहानी था, परियों की कहानी, भूतों की कहानी, प्रेतों की कहानी। ये एक कहानी था जो आज से 2600 साल पहले, मतलब 600 ईस्वी पूर्व की कहानी थी। अगर हम लोग 600 ईस्वी पूर्व में जाएं, इस समय में अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएं, भारतीय इतिहास में जाएं, तो पता चलेगा ये इस समय भारत, ये कहानी, ये जो थेल्स थे वो यूनान के थे। और इस समय में अगर हम लोग हिस्टोरिकल एक बात करें तो ये जो समय 600 ईसा पूर्व का है, उस समय भारत में अंधविश्वास चल रहा था, बाह्य आडंबर चल रहा था, मूर्ति पूजा चल रही थी। लोग बाह्य आडंबर में लगे हुए थे, लोग मूर्ति पूजा करते थे, लोग बहुत सारे ऐसे बाह्य आडंबर में विश्वास करने लगे थे। लोगों के अंदर इंसानियत कम हो गई थी, धर्म का लोप होता जा रहा था, लोग धर्मांध हो चुके थे ये समय। और इसी समय, इसी के समकक्ष में भारत में चला था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। वो एक धार्मिक आंदोलन था, लोगों के बीच धर्म की एक नई चेतना जागृत करने के लिए वो एक आंदोलन चला था। मतलब कि हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम लोग भारत की तुलना समूचे विश्व की करें तो जिस समय हम लोग धर्म के प्रति अंधे थे, आडंबरी थे, हम लोग बहुत सारे नोक झोंक में विश्वास करते थे, उस समय यूनान, मतलब जो और महादेश है और जो कंट्री है, वो साइंस के बारे में सोच रहा था। हालांकि इस बात पे बहुत दिनों तक लोगों का नज़र नहीं गया, लोगों ने विश्वास नहीं किया। यही कहानी बहुत दिनों बाद 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, अब देखिए, मतलब कि 2200 साल, 600 उधर 1600, 2200 साल, मतलब लगभग 2000 साल तक किसी का नज़र इस घटना पे नहीं गया। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, इनका कहना था ये बेचारे
इस फेनोमेना को फिर से एक बार नोटिस किए। कौन? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। ये बेचारे एक बार फिर पुनः नोटिस करते हैं और इनका कहना होता है कि जिस प्रकार ये घटना, इनका कहना होता है जिस प्रकार ये घटना थेल साहब ने एम्बर और बिल्ली के स्किन के बीच में देखा, उसी प्रकार की घटनाएं और भी जगह आप देख सकते हो। ये बात कौन कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट 1600 ईस्वी में इन्होंने कहा कि जो घटना थेल्स ने आज से 2600 साल पहले देखा, 2200 साल पहले देखा, वही घटना आप ऐसा मत समझिए कि और दूसरे चीज़ों में नहीं है। और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें ऐसी ही एक प्रोसेस पाया जाता है। और वो प्रोसेस क्या है? वो इन्होंने कहा यदि आप ग्लास का रॉड ले लो और सिल्क का रॉड ले लो, आप क्या करिए, दोनों को रब कीजिए। आप दोनों को रब कीजिए तो जो फेनोमेना आपको वहां दिखा था, ये रब करने के बाद, एक दूसरे को रगड़ने के बाद, ये सिल्क और ग्लास भी छोटे छोटे कणों को एक दूसरे से आकर्षित करने लगता है, छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने लगता है। तो यहां तक जब हम लोगों ने देखा, तो यहां तक जब कहानी को देखे कि ग्लास को सिल्क के साथ रगड़ लिए, एबोनाइट को गंधक के साथ रगड़ लिए, लाख को फलानेल के साथ रगड़ लिए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। तो ये सभी घटना होने के बाद देखा क्या गया कि जैसे ये ग्लास रॉड है, ये आपका ग्लास रॉड है, और एक दूसरा ग्लास रॉड ले लिया। दूसरा बहुत ही सिंपली हम छोटे से लाइन में इसको बंद कर देते हैं। अब तो मान लीजिए कि ये भी चार्ज हो गया और ये भी चार्ज हो गया। तो देखा क्या गया कि जब दो ग्लास रॉड को करीब लाया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहता है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है। दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। लेकिन जब आपने क्या किया, ग्लास के रॉड को सिल्क के पास लाया रगड़ने के बाद, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या देखा गया कि ये जो ग्लास है वो सिल्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन दो रब किया हुआ ग्लास जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो ये रिपेल होना या अट्रैक्ट होना, यहाँ पे एक कंडीशन है वो है रिपेल का, यहाँ पे एक कंडीशन है वो है अट्रैक्ट का। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था 1646 ईस्वी में एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था टॉमस ब्राउन। ये जो टॉमस ब्राउन साहब थे, किस ईस्वी में आए हैं? 1646 में। इनका कहना था कि आप गौर करिए कि ये सभी जो घटनाएं हुई है, आप गौर करेंगे कि ये सभी जो घटनाएं हुई है, उस घटना के पीछे रीजन क्या है? उस घटना के पीछे है रबिंग, एक दूसरे के साथ रगड़ना, उसको घर्षण करना, रबिंग। इस दोनों के पीछे जो एक मेन जो काउज है वो है रबिंग। इसीलिए टॉमस ब्राउन साहब ने ये जो रब करने से जो एक अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो एक प्रोसेस बना है, जो एक फिनोमेना बनी है, इसे उन्होंने कहा फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात घर्षण विद्युत। किसने कहा? टॉमस ब्राउन ने इसे क्या कहा? घर्षण विद्युत। सबसे पहले थेल्स आए, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट आए, टॉमस ब्राउन आए, तो क्या बोले वो 1646 में कि ये क्या है? इसको आपने क्या बोला? फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि एक बॉडी दूसरे को या तो रिपेल करता है या तो एक बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है, इस अट्रैक्शन और रिपल्सन में जो मेन बातें हैं कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है उनको वो अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये इस प्रोसेस को इन्होंने नाम क्या दिया? इसका नाम दिया फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम दिया इसको? फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। किसने? टॉमस ब्राउन। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए और उस साइंटिस्ट का नाम था, उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था उसका? उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, ये उस रबिंग प्रोसेस को ध्यान से देखा। इसका कहना हुआ कि आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो ग्लास रॉड है, ये पहला ग्लास रॉड और ये दूसरा ग्लास रॉड।
तो ये भी ग्लास रॉड है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। और एक ग्लास रॉड और दूसरा जो सिल्क है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इस दो प्रोसेस को देख करके जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब थे उन्होंने कहा कि ये जो आपका जब दो बॉडी को हम लोग रब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ बॉडी में से कुछ पार्टिकल निकल करके दूसरे बॉडी में चला जाता है। कुछ बॉडी से एक प्रकार का पार्टिकल निकल के दूसरे बॉडी में चला जाता है, या दूसरे में से निकल के पहले में आ जाता है। फिर समझिएगा कि पहले में से निकल के या तो दूसरे में चला जाएगा या दूसरे में से निकल के पहले में आ जाएगा। ये कौन सा किस में से निकलेगा? जैसे हम लोग क्या देखे हैं कि जब हम लोग रबड़ को, प्लास्टिक को या फिर का पेपर को हम लोग आग में डालते हैं या हम लोग और किसी पदार्थ को आग में डालते हैं तो वो पिघल जाता है, वो जल जाता है। वो पिघलने का मेन कारण, जैसे कि कोई रबर है या फिर कोई प्लास्टिक है, आप देखेंगे पहले वो कठोर है, लेकिन जब आपने उसको आग में डाला तो वो क्या होता है, पहले लचीला होता है और उसके बाद वो पिघल जाता है। अगर आप उसको और भी गर्म करते रहें तो वो भाप बन के वेपोराइज हो जाता है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो पार्टिकल है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में निकलता कैसे है। जैसे हम लोग क्या देखें कि मान लो कि CH4 है तो कार्बन और इसके साथ 4 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो ये बॉन्ड है, ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम है बॉन्ड। केमिस्ट्री में आप केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ोगे या आप पढ़ चुके होंगे। ये बॉन्ड है। केमिस्ट्री कहता है कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इस प्रकार का 4 गो बॉन्ड है, हम लोग किसी एक का स्टडी करते हैं, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के पास कुछ बॉन्ड एनर्जी होता है। इस बॉन्ड के पास कुछ बॉन्ड एनर्जी होता है। अगर उतना बॉन्ड एनर्जी आप इसको दे दें तो ये बॉन्ड जो है धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। जैसे ही ये टूटेगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और वो किसी और के पास जाना चाहेगा। उसी प्रकार जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है उसका कहना हुआ, जब आप ग्लास को सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो होता क्या है, या तो ग्लास में से कुछ पार्टिकल निकल करके सिल्क में जाता है या जो सिल्क में से निकल के ग्लास में आता है। ये जो पार्टिकल जो एक में से निकल के दूसरे में जाता है या दूसरे में से निकल के पहले में आता है, इस प्रकार के पार्टिकल को हम लोग चार्ज बोलेंगे। समझिएगा, यही जो पार्टिकल निकल के गया है इसका नाम क्या होगा, चार्ज होगा। कौन बोल रहा है, बेंजामिन। मतलब रियल में जो हम लोग पीछे का कॉन्सेप्ट देखे उसमें एक बेस्ड आइडिया इसी का लगता है कि इनका स्टेटमेंट क्या आ रहा है। इनका कहना था कि जब हम लोग रगड़ते हैं तो या तो ग्लास में से सिल्क में या सिल्क में से ग्लास में कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनका ट्रांसफ़र हो जाता है। वो जिस पार्टिकल का, थोड़ा सा इसको फील करेंगे आप अपने अंदर, बताए थे कि 12th वाले पोर्शन आपको दिखेंगे नहीं, वो आपको फील करना होगा। तो आपने जो फील किया कि जब रब किए तो कुछ इसमें से निकल के इसमें या इसमें से निकल के इसमें आ जाता है। ये जो चीज़ आता है उसी का नाम क्या है, चार्ज है। कौन बोल रहा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। फिर बेंजामिन क्या देखा, पहले से स्टडी कर रहा है कि ग्लास के बीच में रिपल्सन और ग्लास सिल्क के बीच में अट्रैक्शन। इस बात को आधार बनाकर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि चार्ज 2 प्रकार का होगा। क्या बोल रहा है कि चार्ज 2 प्रकार का होगा। क्या बोला, चार्ज 2 प्रकार का होगा, जिनमें से एक प्रकार के चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। जिनमें एक प्रकार के चार्ज को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, और दूसरे प्रकार का जो चार्ज है उसको निगेटिव चार्ज बोलेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि जब आप सुनते होंगे मेरे लेक्चर को तो कॉपी पेन से सुंदर सा स्ट्रॉन्ग नोट्स बनाते होंगे। तो ये क्या है कि चार्ज जो है उसमें चार्ज 2 प्रकार का हो गया, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया निगेटिव चार्ज। चार्ज कितने प्रकार का हो गया, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया निगेटिव चार्ज। जिनमें से ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो है, इसमें जब एटॉमिक स्ट्रक्चर का आविष्कार हुआ, जब हम लोग एटम का स्टडी करने लगे, जब रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत आ गया, उसके बाद बोर्ड्स का परमाणु सिद्धांत आ गया, रदरफोर्ड का आ गया, बहुत सारे ऐसे एटॉमिक प्रिंसिपल्स आ गए। तो उनको स्टडी करने के बाद हम लोगों को एक बात पता चला कि
एटम, किसी भी एटम में बीच में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीच में न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसीलिए हम लोग जब किसी भी बॉडी को एनर्जी देते हैं, समझिएगा, हम लोग जब किसी भी बॉडी को एनर्जी देते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसीलिए यहाँ पे कुछ बात आपको समझना है। इसीलिए रियल में चार्ज के आदान प्रदान के लिए, मतलब किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देना हो, किसी को नेगेटिव चार्ज देना हो, इसके लिए केवल एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। आप अच्छे से समझेंगे मेरे इस लेक्चर को, एकदम अच्छे से समझना आपको। हमने क्या कहा, ये आपका एटम है, हालांकि इसका डिटेल स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में करेंगे, हम हल्का से यहाँ पे आपको एक क्लू दे रहे हैं। क्लू ये है, ये एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है और ये चारों तरफ ये सब ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स भरा पड़ा है। तो अगर आप इसको एनर्जी देंगे, अगर आपने इसको कोई एक एनर्जी दिया तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। या आपने एनर्जी दे करके इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो या तो आप किसी बॉडी से एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, आप दोनों काम कर सकते हैं। या तो किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं या तो किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसीलिए रियल में किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए, किसी भी बॉडी को आवेशित करने के लिए, क्या बोल रहे हैं, किसी भी बॉडी को आवेशित करने के लिए, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास एक ही इंसान रिस्पॉन्सिबल है, जो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। फिर समझिए, जो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। अर्थात किसी भी बॉडी का को चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट। हम लोग बचपन में एक बात पढ़े थे कि कोई भी मैटर है, जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, मतलब एटॉमिक नंबर 11। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 11, प्रोटॉन कितने, 11। मतलब कि अगर कोई भी एटम है आपके पास, तो उस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो फिजिक्स एक बात तय कर दिया कि इलेक्ट्रॉन को आप निगेटिव चार्ज समझिए। होता नहीं है इलेक्ट्रॉन निगेटिव, उसको हम लोग समझते हैं, ये एक कन्वेंशन है फिजिक्स का। ये फिजिक्स को आगे पढ़ने के लिए एक वे है, एक स्टेप है। आप ये ना समझे कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, वो निगेटिवली चार्ज नहीं होता है। बेंजामिन क्या बोला है कि चार्ज दो प्रकार का, उनमें से यदि एक प्रकार पॉजिटिव है तो दूसरा प्रकार निगेटिव है। उसका कहने का सेंस ये है कि ऐसा मत समझिए कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, नहीं। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को तय किया कि तुमको आज के बाद हम लोग निगेटिव जैसा ट्रीट करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि अगर एक को निगेटिव और दूसरे को पॉजिटिव ना कहा जाए तो दोनों अगर प्लस माइनस मिलेगा तो नेट क्या होगा, जीरो। नेट क्या होगा, जीरो। इसीलिए इस पे कोई चार्ज नहीं है। शायद नहीं भी समझ में आया हो तो यहाँ आप दिमाग पे जोर देंगे, बहुत जरूरी है यहाँ पे समझना। इसीलिए बोला गया कि यदि इलेक्ट्रॉन को निगेटिव कहा जाए तो प्रोटॉन को पॉजिटिव कहा जाए। यदि कभी आप सभी लोग पढ़ के बहुत बड़े इंजीनियर बनोगे या साइंटिस्ट बनोगे, तो अगर आप फिजिक्स को बदलते हो तो हो सकता है आप ये बोलो कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग सर आज से पॉजिटिव बोलेंगे या प्रोटॉन को निगेटिव बोलेंगे। मे भी हो सकता है आप लोग ऐसा कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन को आपने क्या कहा, नेगेटिव, और प्रोटॉन को आपने क्या बोला, पॉजिटिव। तो ये सेंस मेन रूप से ये कहने के लिए है ताकि उस एटम पर नेट चार्ज कितना हो, जीरो हो। और नेट चार्ज जीरो आप क्यों करना चाहते हैं, आप नेट चार्ज जीरो इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी एटम स्टेबल स्टेट में मतलब अस्थायित्व जब वो प्राप्त करता है उस समय वो न्यूट्रल होता है। उस समय वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल का मतलब हो गया उदासीन, और उदासीन का मीनिंग है न तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज हो न तो उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज हो। और वो न्यूट्रल तब हो सकता है जब जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। आपने क्या बोला, वो बॉडी न्यूट्रल है, तो वो एटम न्यूट्रल होगा कब, जब एक नेगेटिव चार्ज हो और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो। तो आपने इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए आपने ये तय कर दिया कि हम लोग इसको, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसे क्या माना जाए, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन को क्या माना जाए, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तीसरी बात, अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए थे, फिर एक बार लाइन को दोहरा देते हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज या डिस्चार्ज करने के लिए
किसी भी बॉडी पर चार्ज डालने के लिए केवल एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है, और वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। कॉपी में नोट डाउन करिए इस लाइन को, और वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, आप देखेंगे तो सबसे पहली बात कि अगर मान लेते हैं, देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि सोडियम है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन भी 11 और सोडियम के पास प्रोटॉन भी 11, मतलब निगेटिव चार्ज 11 और पॉजिटिव चार्ज भी 11। समझिएगा, आपने क्या किया, इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। आप 10th में या 9th में पढ़े हैं कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो ये मेटल है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप पूछेंगे क्यों? तो इसके लिए हम लोग ये समझेंगे कि इसका जो एनर्जी लेवल होता है, इसका जो ऑक्टेट का सिस्टम होता है, वो इस तरीके से होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। जो इसके पास ऑक्टेट के अलावा इलेक्ट्रॉन है उसे ये डोनेट करके खुद को खूब बढ़िया बनाना चाहता है, सीधी बात। तो ये क्या हुआ कि 11 निगेटिव है और 11 पॉजिटिव है। मान लेते हैं ये सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया। समझिएगा, एक क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। ये कब है? जिस समय इस पर कोई चार्ज नहीं है, और इसका नाम है न्यूट्रल स्टेट। अभी ये किस स्टेट में है? सोडियम न्यूट्रल स्टेट का मतलब है जब आप पर, मतलब सोडियम पर कोई चार्ज ना हो। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि जब सोडियम पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज ना हो। दूसरा, आप देखेंगे, अब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, देखिए ना, एक इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं बगल में तो कितना है? एक है, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो अब जो सोडियम है उसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया 10 गो और प्रोटॉन हो गया 11 गो। निगेटिव चार्ज 10 गो और पॉजिटिव चार्ज कितना? 11 गो। अब दोनों का नेट निकालिए। यहाँ पे नेट कितना है? यहाँ पे नेट 0 है, और यहाँ पे नेट क्या है? यहाँ पे नेट 1 गो प्लस। देखिए ना, 11 गो प्लस में से 10 गो माइनस चला गया, तो क्या गो बच गया? 1 गो प्लस बच गया। इसीलिए नेट कितना हो गया? प्लस चार्ज। तो इसका मतलब ये, अगर कोई भी बॉडी चार्ज हो गया तो उस चार्ज को उस एटम पर आपको शो करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या शो कर दिए? Na+। तो यहाँ से 2-3 लाइन हम लोग समझेंगे, 2-3 लाइन हम लोग समझेंगे। बहुत जरूरी है समझना उसको, बहुत जरूरी है समझना। तो सबसे पहली बात हम लोग को ये समझना है कि यहाँ जो सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन जब निकला तो वहां पे प्लस चार्ज आया। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन भी 17 और प्रोटॉन भी 17। ये कैसा स्टेट है? ये है आपका न्यूट्रल स्टेट। ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आपने इसको दे दिया, तो ये क्लोरीन माइनस बन गया, इलेक्ट्रॉन 18 गो और प्रोटॉन 17 गो, नेट माइनस चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन आने से कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। अर्थात हम लोगों को, आप जरा हम मिटा रहे हैं, 2 लाइन आपको समझना पड़ेगा कि यदि किसी बॉडी पर से, अगर किसी भी एटम से या किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर समझते हैं, यदि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस लाइन को लिखिए आप कॉपी में, यदि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस बॉडी पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। जैसे हमारे बॉडी से पानी निकल गया, इसका मतलब वाटर का डेफिशिएंसी हो गया। अगर हम लोगों ने पानी अधिक पी लिया तो वाटर का एफिशिएंसी हो गया, ऐसा समझिए। तो आपने क्या बोला? अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का कमी की वृद्धि, कमी, इलेक्ट्रॉन का जाना, कमी होना, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। निगेटिव चार्ज कब होगा? यदि किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आता है, फिर समझिए, यदि किसी बॉडी पर क्या बोले? इलेक्ट्रॉन आता है। यदि किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आता है तो इसका मतलब है कि वो कैसा चार्ज हो जाएगा? वो हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। इसका मतलब निगेटिव चार्ज का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का आना। इलेक्ट्रॉन का, अगर आपके पास पैसा आता है तो पैसे की मात्रा बढ़ रही है। आपके पास यदि इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ रही है। बढ़ने को डेफिशिएंसी बोलेंगे कि एफिशिएंसी? उसको हम लोग एफिशिएंसी बोलेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का एफिशिएंट होना, एफिशिएंसी होना, मतलब उसकी मात्रा बढ़ जाना। फिर 2 बात है। पहली बात है कि यदि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आता है तो वो निगेटिवली चार्ज होता है।
पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होना और निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का एफिशिएंसी होना। ओके, नेक्स्ट बात, तो सबसे पहली बात, किसी भी एटम से या किसी भी बॉडी से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना निगेटिव चार्ज होगा। किसी भी बॉडी से, इस लाइन को आप फिर लिखिए, किसी भी बॉडी से जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे आपने क्या बोला, मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज। जैसे आपके पास एल्यूमिनियम है, आपने क्या किया, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो एल्यूमिनियम पर क्या बन गया, +3 चार्ज। नहीं, कैल्शियम है, इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या बन गया, Ca++++, +2 लिखिए या उसको प्लस प्लस भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम है, उसमें से आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या बन गया, सोडियम प्लस। अर्थात किसी भी बॉडी से या किसी भी एटम से आप जितना इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उस पर उतना प्लस चार्ज आता है। देखिए ना, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 1 प्लस चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 प्लस चार्ज आया, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले 3 प्लस चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले 2 प्लस चार्ज आया। फिर से हम कहना चाह रहे हैं, नंबर 1 आज कॉन्सेप्ट है, किसी भी बॉडी से, किसी भी एटम से, किसी भी ऑब्जेक्ट से आप जितना इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाला 1 पॉजिटिव, 2 निकाला 2 पॉजिटिव, 3 निकाला 3 पॉजिटिव, 4 निकाला 4 पॉजिटिव। ओके, अब ये मत बोल देना 4 से अधिक निकाल दो, वो भी एक प्रकार का कैंसर है, वो भी आप नहीं कर सकते। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ बगल में, अगर किसी एटम या किसी बॉडी को अगर आप इलेक्ट्रॉन देते हो तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। जितना इलेक्ट्रॉन दोगे उतना निगेटिव चार्ज आएगा। जैसे आपने क्लोरीन है, उसको आपने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया Cl-। देखिए ना, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो वो क्या बन गया, Cl-। वो क्या बन गया, Cl-। तो इस प्रकार से ये जो आपके पास, ये जो आप इलेक्ट्रॉन देते हैं तब जो उस पर माइनस बनता है, ये जो आपने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर, तो ये माइनस बनने का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लिया है। ये क्या किया है, ये इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ये जो आपका, ये जो इलेक्ट्रॉन लिया है इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 निगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा 2 निगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा 3 निगेटिव, तो वगैरह वगैरह हम लोग इसको देखेंगे। तो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना निगेटिव। जैसे कि कोई ऑक्सीजन है और वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बनेगा, O-। ये क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो उस पर क्या गो माइनस चार्ज आ गया, 2 गो माइनस चार्ज आ गया। तो इसका मतलब है जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस चार्ज आएगा और जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, लेगा, उतना निगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब है कि चाहे आप पॉजिटिवली चार्ज करिए किसी भी बॉडी को या निगेटिवली चार्ज करिए किसी भी बॉडी को, फिर समझते हैं, किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करिए या किसी भी बॉडी को निगेटिवली चार्ज करिए, रेस्पॉन्सिबल कौन है, किसी भी रेस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे एक स्टार लिखना चाहते हैं, वनली लिख दिए, वनली इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग द बॉडी। चार्जिंग द बॉडी क्या लिखे हैं, फिर समझिए, वनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग द बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए केवल कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। केवल कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग एक बात समझेंगे और वो बात ये है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपने क्या किया, आपने बोला कि सोडियम है, ठीक, सोडियम क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन गया, Na+, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल दिया। और क्लोरीन है, वो क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो बन गया Cl-। सर, एक प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है और एक प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कल हम बताए हुए हैं 9.108 10⁻³ kg, अगर आपको याद हो, ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, मास है। तो अगर किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है या किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन के निकलते समय और इलेक्ट्रॉन के जाते समय उसके साथ में कुछ मास भी जाता है। यस कि नो, एकदम यस।
अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है या उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन के निकलते समय और इलेक्ट्रॉन के आते समय दोनों प्रोसेस में कुछ ना कुछ मास का ट्रांसफ़र होता है। तो जिस समय बॉडी चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली चार्ज हो, उस समय मास का ट्रांसफ़र होता है। इसका मतलब यदि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसका मास बढ़ जाएगा, अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस बॉडी का मास घट जाएगा। तो लिखेंगे मास ऑफ द एटम या मास ऑफ द बॉडी इज चेंज ड्यूरिंग चार्जिंग। मेरा ये कहना है कि जब आप किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के समय उसका मास जो है वो चेंज होता है, तो व्हेन बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन मास इज डिक्रीजेज, मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। और दूसरा एरो है व्हेन बॉडी इज निगेटिवली चार्ज देन मास इज इंक्रीजेज। आप समझिए ना, हम क्या बोले थे कि यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब बॉडी का मास लेके थोड़ा सा चला गया, बॉडी का मास घट गया, तो क्या लिखे हैं, व्हेन बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन मास इज डिक्रीजेज। मास क्या होगा, उसका मास डिक्रीज कर जाएगा। व्हेन बॉडी इज निगेटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, अगर बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गया इसका मतलब है उसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बताइए पॉजिटिवली चार्ज करने पर, निगेटिवली चार्ज करने पर मास चेंज होता कि नहीं होता? यस होता। अभी देखे हैं, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है उसका मास इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट कौन सा होगा, उसका मास डिक्रीज कर जाएगा। व्हेन बॉडी इज निगेटिवली चार्ज्ड देन व्हाट इज द प्रोसेस, तो प्रोसेस क्या होगा, उसका जो मास है वो इंक्रीज कर जाएगा, उसका मास बढ़ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो उसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, वो इंपॉर्टेंट टर्म है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अगला आप हेडिंग देंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है उसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे, समझा के हम लिखते चलेंगे, आप फटाफट नोट्स बनाते चलेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी है, सबसे पहला आपको बताए हुए हैं कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहला क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो है तो चार्ज इज स्केलर, चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। दूसरा, आपको जब हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताए थे कि किसी भी बॉडी का दो प्रॉपर्टी होता है, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये जो आपका चार्ज है वो किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और फंडामेंटल प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये दूसरे नंबर में चार्ज इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चार्ज कैसा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चार्ज जो है वो कैसा प्रॉपर्टी है, वो है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कंप्लीट। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी बॉडी को रब करते हो तो किसी एक में पॉजिटिव होगा और किसी एक में निगेटिव होगा। तो चार्ज कितने प्रकार का, दो प्रकार का। तो तीसरा प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन, प्लस एंड माइनस। चार्ज जो है वो कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो एक तीसरी बात ये, जब हम लोग 11th का फिजिक्स पढ़ रहे थे वहाँ ये बताए थे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ, वहाँ पे था एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी बॉडी पे एक्शन करते हो तो उस बॉडी के साथ जो एक रिएक्शन होता है वो सेम इंस्टेंट पर होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है। सेम टू सेम यहाँ हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार का चार्ज जनरेट हुआ है तो दोनों इंस्टेंटली जनरेट होता है। मतलब जिस समय पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, यानी कि आज रगड़े तो आज पॉजिटिव आएगा, परसों आएगा निगेटिव, ऐसा नहीं होता। अगर आपने दो बॉडी को रब किया है सेम इंस्टेंट पर, अगर इस पर पॉजिटिव है उतने ही मैग्नीट्यूड का इस पर निगेटिव होगा, सेम इंस्टेंट पर। तो लिखेंगे बोथ चार्ज is generated
एट द सेम इंस्टेंट, एट द सेम इंस्टेंट, एट द सेम इंस्टेंट बोथ चार्ज, ये जो दोनों चार्ज है पॉजिटिव निगेटिव वो क्या होता है, सेम इंस्टेंट पर होता है। दोनों जो चार्ज है वो किस समय पे, एक ही समय पर दोनों उत्पन्न होता है। कंप्लीट। पांचवा जो आपका प्रॉपर्टी है, पांचवा प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ भी हम लोग पढ़े थे स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए ये एडिटिव होता है। मतलब इसको डायरेक्शन, ये इसके मैग्नीट्यूड को केवल हम लोग जोड़ सकते हैं। तो चार्ज कैसा होता है, एडिटिव। चार्ज जो है वो किस प्रॉपर्टी का होता है, एडिटिव होता है। एडिटिव का मतलब क्या है, एडिटिव का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस पे 5 कूलम का चार्ज है, इस पे -2 कूलम का, इस पे 8 कूलम का है। तो पूछेगा नेट चार्ज कितना होगा। चार्ज को क्यू से लिखते हैं, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। आज के बाद किससे डिनोट करेंगे, क्यू से। तो क्यू नेट जो होगा डायरेक्टली आप इसको जोड़ दीजिए, 5 + 8 अब -2, 8 5 13 में से 2 चला गया, 11 कूलम सर, 11 कूलम। यही प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। सिंपली सबको अपने अपने साइन के साथ जोड़ दीजिए, जो प्लस में है उसको प्लस लेंगे, जो माइनस में है उसको माइनस लेंगे और सबको टोटली ऐड कर देंगे। इसी को क्या बोलते हैं, चार्ज कैसा होता है। तो चार्ज आपको एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज कैसा होता है, चार्ज एडिटिव नेचर का होता है। नेक्स्ट, कोई भी बॉडी चार्ज है, कोई भी बॉडी चार्ज है, ये आप कैसे समझोगे। कोई भी बॉडी चार्ज है तो हमने क्या देखा कि दो बॉडी के बीच में 2 प्रकार का फोर्स है, एक रिपल्सन का और एक अट्रैक्शन का। तो 2 बॉडी चार्ज है, या उसमें से दोनों चार्ज है, या उसमें से ये चार्ज है ये चार्ज नहीं है, या ये चार्ज है ये चार्ज नहीं है, ये बात अट्रैक्शन बताएगा कि रिपल्सन बताएगा। इस लाइन को हम अभी केवल लिखेंगे और इसको डिराइव हम कुछ देर के बाद करेंगे, क्योंकि हमको बोर्ड पहले मिलेगा पूरा, तब इसका डेरिवेशन हो पाएगा। आपने क्या बोला कि 2 बॉडी चार्ज है, इस बात को अट्रैक्टिव फोर्स बताएगा कि रिपल्सिव फोर्स बताएगा। इसको बताएगा अट्रैक्टिव, सॉरी रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स सो दैट बोथ बॉडी इज चार्ज, बोथ बॉडी इज चार्ज, मतलब केवल दोनों बॉडी चार्ज है। ये कौन सा फोर्स बताता है, तो वो कौन सा, रिपल्सिव फोर्स। केवल रिपल्सिव फोर्स ही ऐसा है जो ये क्लियर कर सकता है कि दोनों बॉडी चार्ज है। अगर दोनों बॉडी चार्ज ना हो तो वहां पे रिपल्सन का फोर्स नहीं लगेगा, वहां पे अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ठीक है, यदि तो इस तरीके से हम लोग आगे देखेंगे। तो रिपल्सिव फोर्स सो दैट बोथ बॉडी इज चार्ज, तो दोनों बॉडी चार्ज है, इस बात को क्लियर कौन करता है, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स। तो इस बात को क्लियर कौन किया, रिपल्सिव फोर्स। नेक्स्ट, 7वां जो है हम लोग पढ़े हुए हैं कि चार्ज जिस प्रकार से एनर्जी है कि एनर्जी कंजर्व होता है, उसका न तो आप क्रिएट कर सकते हैं, न तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम टू सेम चार्ज को भी आप न तो क्रिएट कर पाओगे न तो डिस्ट्रॉय कर पाओगे। इसको केवल आपने जैसे 2 बॉडी को रब किया तो एक में से निकल के दूसरे में जाएगा, या दूसरे में से निकल के पहले में जाएगा। तो लेकिन टोटल चार्ज जो होगा वो इसी दोनों में कांस्टेंट रहेगा। तो इसी प्रोसेस का एक नाम है, चार्ज जो होता है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज कैसा होगा, ऑलवेज कंजर्व होगा। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज कैसा होगा, ऑलवेज कंजर्व होगा। और जो 8वां प्रॉपर्टी है चार्ज का, वो 8वां प्रॉपर्टी है, हम लोग पढ़े थे कि चार्ज जो चार्ज है उसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यही दोनों। जो न्यूट्रॉन है उसको भी हम लोग चार्ज पार्टिकल समझ लें कि उस पर चार्ज होता नहीं है। तो मेनली चार्ज में कौन कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटॉन हो गया। तो ये जो आपका, और दूसरी बात हम लोग बताए कि अभी चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, केवल इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए हम लोग चार्ज बॉडी अगर है तो उसमें मेनली बात किसकी होगी, तो मेनली बात होगी इलेक्ट्रॉन की। तो कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिर से नहीं तोड़ सकते। इसी को बोलते हैं हम लोग कि किसी भी बॉडी में जो कम से कम इलेक्ट्रॉन होगा वो एगो होगा, कभी भी आधा नहीं होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन टूट के आधा नहीं होगा तो कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा, क्योंकि 1.5 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए एक पूरा इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक आधा इलेक्ट्रॉन चाहिए। और आपने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन टूटता नहीं है तो 1.5 कभी नहीं बनेगा।
जैसे ढाई नहीं बनेगा, क्योंकि ढाई होने के लिए 2 चाहिए, आधा चाहिए, आधा होता नहीं है। इसीलिए हम लोग एक लाइन लिखेंगे आठवां प्रॉपर्टी में कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्या होगा? क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। क्या बोले? चार्ज कैसा होगा? क्वांटाइज्ड होगा। तो सबसे पहली बात, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, चार्ज 2 प्रकार का होगा, दोनों चार्ज एक ही समय में जनरेट होगा। चार्ज जो है वो एडिटिव नेचर का होता है, स्केलर है उसको सीधा जोड़ देंगे। चार्ज जो है रिपल्सिव फोर्स ये बताएगा कि दोनों बॉडी चार्ज है। और तीसरा हो गया कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। और आठवां हो गया चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। इसमें से कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग अलग अलग भी उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये केवल एक लिस्ट था जिसमें हम लोग ये बताए थे कि चार्ज का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। कंप्लीट। अब जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। अगला फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये आज के लेक्चर को इसी के साथ खत्म करेंगे। और वो क्या है टॉपिक? वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। इस पूरे संसार में चार्जिंग का मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज करने का 3 बहुत बेहतरीन प्रोसेस है। 3 बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रोसेस है। कितने प्रोसेस हैं? 3 प्रोसेस है, बहुत बेहतरीन प्रोसेस है। जिसमें से सबसे पहला है बाई कॉन्टैक्ट। सबसे पहला क्या है? बाई कॉन्टैक्ट। इसमें आपने क्या किया? बाई कॉन्टैक्ट। बाई कॉन्टैक्ट कैसे करना है? मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है और इस पे ढेर सारा माइनस चार्ज है। ये बॉडी ए है, ढेर सारा माइनस चार्ज है। आप इसके बगल में एक बॉडी बी है, जो ये बॉडी चार्ज है और ये बॉडी न्यूट्रल है। समझिएगा अच्छे से। आपने क्या कर दिया कि ये जो बॉडी चार्ज वाला था ए, इसको टच करा दिया किसके साथ? बी के साथ। तो क्या होगा? कुछ निगेटिव चार्ज इसमें भी चला गया। तो ये भी बॉडी क्या हो गया? ये भी बॉडी चार्ज हो गया और ये भी बॉडी चार्ज हो गया। तो ये जो प्रोसेस है चार्जिंग का, इसको केवल आप कॉपी में एक फिगर बना देंगे ताकि फिगर को देख करके आपका नोट्स तैयार हो जाए फटाक से। तो चार्जिंग का कितना मेथड है? 3 इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसमें से पहला मेथड है बाई कॉन्टैक्ट। मतलब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज होता, बाय द वे अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता, उसको न्यूट्रल के साथ टच करा देते तो कुछ प्लस चार्ज इस पर आ जाता। तो ये जो प्रोसेस है इसका नाम क्या है? बाई कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट के द्वारा, मतलब जब 2 बॉडी को आप कॉन्टैक्ट में करोगे तो इस मेथड से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस क्या है? बाई कॉन्टैक्ट। दूसरा प्रोसेस है बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन मतलब 2 बॉडी को रब करके, जैसे कि मान लीजिए ये बॉडी आपका ए हो गया और ये बॉडी आपका बी हो गया। शुरू में ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, ठीक है। आपने बोथ इज रब्ड, बोथ इज रब्ड, आपने दोनों को क्या किया? रब किया। रब करने के बाद क्या हो गया? ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बी पर जो है वो निगेटिव चार्ज आ गया। मतलब दोनों बॉडी क्या हो गया? चार्ज हो गया। आप एक बात ख्याल रखेंगे कि कोशिश करेंगे ऐसा, अब तो हमसे नहीं भी हो पाए, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जितना मैग्नीट्यूड इस पे है ना चार्ज का, उतना ही इस पे भी दीजिए। जैसे 2 2 4 5 को हो गया, इस पे 2 2 4 को है तो 4 4 ही, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड में डेवलप होता है। तो ये दोनों बॉडी क्या हुआ? चार्ज हो गया। ये कौन प्रोसेस है? बाई फ्रिक्शन। जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है बाई इंडक्शन। जो तीसरा प्रोसेस है वो है बाई इंडक्शन। ये इंडक्शन प्रोसेस क्या है? जरा इसको देखिए, इंडक्शन क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई न्यूट्रल बॉडी रहता है, यहाँ ये बॉडी कोई न्यूट्रल है और आपने क्या किया? यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रख दिया। समझिएगा। तो क्या हुआ कि ये बॉडी चार्ज है, ए बॉडी चार्ज है और बी बॉडी न्यूट्रल है। आज बाय इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होता है कि आप ऐसा एक को 3 को आप एक ना समझ लें, दोनों अलग अलग है। इसमें दोनों बॉडी टच में आया था, लेकिन इसमें जो है दोनों बॉडी टच में नहीं, कांटेक्ट में नहीं आएगा, दोनों अलग अलग रहेगा। तो सबसे पहली बात कि कुछ समय के बाद कि क्या हुआ कि यहाँ जो आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद कहानी क्या हुआ कि ये जो आपका ए था जिस पे कि पॉजिटिव चार्ज है और ये जो आपका बी है न्यूट्रल, इसके साथ क्या हुआ?
इसके साथ ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज किसको खींचेगा, माइनस को। तो इस जगह पे इधर माइनस आ गया और इधर कौन आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, अगर इसको चार्ज करनी है तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अर्थ कर दिया। ये साइन किसका है, ये साइन है अर्थ का। जब अर्थ कर देंगे तो ये सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और ये बॉडी फाइनली जो बी है आपका वो कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। अब गौर करेंगे, इंडक्शन में कहानी है। इंडक्शन में क्या होता है कि जैसे आपने चार्ज्ड बॉडी ए है, ए को बी के करीब लाया, तो जो जैसा ए पर चार्ज होगा उसका अपोजिट चार्ज नज़दीक वाले फेस पर होगा, और सेम चार्ज वो जो दूर में जो फेस है उस पे हो जाएगा। दूर में जो फेस है वो, दूर वाला जो फेस है वो वैसा हो जाएगा। और आपने क्या किया, इसको अर्थिंग कर दिया, इसको अर्थ कर दिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज धरती में चला गया और इस पे केवल क्या बच गया, नेगेटिव। इस प्रकार से जो बॉडी बी पहले न्यूट्रल था, आज वो कैसा हो गया, चार्ज हो गया। तो ये भी एक चार्जिंग का मेथड है और इस मेथड का नाम क्या है, बाई इंडक्शन। ये जो आपका मेथड है उस मेथड का नाम है बाई इंडक्शन। इस मेथड का नाम क्या है, बाई इंडक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग आज पढ़े मेथड ऑफ चार्जिंग। हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पे लॉक करेंगे, इसीलिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा तो फिर आपको देखने में परेशानी होगी। आप लगेगा इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा, तो परेशानी हो जाएगी आपको, तो आपका भी मन लगा रहे। तो हमको ये समझाना था कि अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव 100% रहता है बोर्ड में, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको। तो आपके सामने एक सवाल है जो आज हम देते हैं, उसे आप करके सोच के आप हमें बताएंगे। हमको ये बताना है कि क्या सेम चार्ज के बीच में, फिर समझिए, क्या सेम चार्ज, ये सवाल है आपके लिए, आपको सोचने के लिए है ये सवाल, क्या सेम चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लग सकता है या नहीं। इसका आंसर आप यस या नो में देंगे। मेरा सवाल है आपसे कि दो सेम चार्ज, आपने क्या पढ़ा है कि सेम चार्ज में रिपल्सन और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन। मेरा सवाल ये है, क्या सेम चार्ज वाले बॉडी में केवल रिपल्सन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता कि नहीं हो सकता। यस या नो में कमेंट इसका करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। निवेदन है कि आप जहां भी हों इस वीडियो को देखें, आनंद फिजिक्स क्लासेस को बहुत ज़्यादा प्यार दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इससे लाभ उठावें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।